हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टैंडर्ड 8 का संस्कृत का दीपकम प्रकाशन का लेसन नंबर 13 सम्यग वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते, इस लेसन के बारे में बात करेंगे। इस लेसन में क्या क्या दिया है वो समझेंगे। ठीक है। मानव शरीर का वाक तंत्र ध्वनियों से कैसे उत्पन्न करती है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से मधुर स्वर निकलते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न अंगों मिलकर भाषा और ध्वनि का निर्माण करते हैं। इस लेसन में जैसे श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है तो उसमें से जैसे ध्वनि निकलती है, वैसे अपने अंगों में से ध्वनि निकलती है। ध्वनि निर्माण में 4 प्रमुख भाग कार्य करते हैं। ठीक है। सबसे पहले है मांसपेशी बल तंत्र, सबसे नीचे नाभि प्रदेश है। हाँ, वो ऊर यानी चेस्ट को वहां से निकलता है और चेस्ट के वो धकेलने की ऊर्जा देती है। हाँ, चेस्ट को धकेलने की ऊर्जा देती है। सेकंड रहता है वायु बल तंत्र यानी श्वासकोश, फेफड़ों से वायु प्रदान करता है, यानी फेफड़े वो वायु को ऊपर ले जाती है। थर्ड है ध्वनि तंत्र, यानी स्वर उत्पन्न करता है। स्वर उत्पन्न कहाँ से होता है? कंठबिल, वायु को गले से टकराकर ध्वनि में परिवर्तित करता है। और चौथा है उच्चारण तंत्र, जहाँ से हम बोलते हैं, उच्चारण स्थान जहाँ ध्वनियाँ आकार लेती है। ध्वनि का मुख और नासिका में आकार विशिष्ट वर्ण का रूप लेता है। नासिका ध्वनियों के निर्माण में सहायता होती है। आस्य यानी मुख, यानी मुंह के भीतर उच्चारण के 3 मूल तत्व है। पहला है स्थान, यानी कहाँ, उच्चारण का स्थान कहाँ है, कौन सा है, ध्वनि कहाँ बनती है। सेकंड है कर्णम, यानी किससे, उच्चारण का उपकरण, यानी कौन सा अंग ध्वनि बनाने में कार्य करता है। और तीसरा है अभ्यंतर प्रयत्न, यानी ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, यानी ध्वनि उत्पन्न करने का प्रयास कैसे होता है। ये तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। करण क्या है, अब ये हम समझेंगे। जैसे बांसुरी में स्थान क्या है, वायु के मार्ग में स्थित छिद्र, बांसुरी में छिद्र जो रहते हैं वो क्या है, स्थानम। और कर्णम क्या है, इसमें छिद्रों को स्पर्श करने वाली उंगलियां, जैसे छिद्रों को दबा, एक छिद्र बंद करते हैं, एक छेद बंद करते हैं, दूसरा चालू करते हैं, उस तरह बांसुरी बजती है ना, तो उसको छिद्रों को स्पर्श करने वाली उंगलियों को क्या बोला जाता है, कर्णम। ठीक है। इसी तरह अपने मुंह में स्थानम क्या है, कौन सा है, मुख के भीतर अंदर के विशिष्ट भाग अलग अलग, और कर्णम क्या है, स्थान तक पहुंचने वाले अंग। जिस प्रकार बांसुरी बजाने के लिए उंगलियां छिद्रों को नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार जीभ, होठ आदि अंग ध्वनि निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, करण कहा जाता है। ठीक है। जैसे और एक बार समझेंगे, जैसे मुरली के छिद्र और उंगलियां मिलकर मधुर ध्वनि निकालते हैं, वैसे ही मुख के स्थान और करण मिलकर सटीक वर्ण बनाते हैं। अभी स्थानम, मुख के विभिन्न भाग से ध्वनि निर्माण करने के स्थान होते हैं। मुंह से अलग अलग स्थान से, यानी अलग अलग जगह से ध्वनि बाहर निकलती है। उसमें पहले कंठ, हाँ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंत, पांचवा है ओष्ठ और छठा है नासिका। श्वासकोश से उठती वायु मुख में जहां वर्ण रूप में प्रकट होती है, उसे क्या कहते हैं, स्थान। जब हम शब्द बोलते हैं या वाक्य बोलते हैं, तब उच्चारण के समय मुख का जो भाग स्थान को स्पर्श करता है या उसके समीप जाता है, वह क्या कहलाता है, करण। थोड़ी देर पहले हमने क्या समझा, स्थान किसे कहते हैं। अब हम करण क्या है वो देखेंगे, समझा। अभी करण में क्या आता है, जिह्वा यानी जीभ। अधिकांश वर्ण के लिए प्रमुख उपकरण है। अधिकांश वर्ण में जीभ का उपयोग होता है। और दूसरा है स्वस्थान करण, जब स्थान का एक भाग ही अपने दूसरे भाग को स्पर्श करे, जैसे होठों से होठ
यह इसका उसे क्या कहा जाता है, स्वस्थान करण। यहाँ जीभ क्या होती है, नहीं होती है, निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले करण में जीवा यानी जीभ सबसे महत्वपूर्ण करण है, और स्वर तंत्र यानी स्वर उत्पन्न करने की सहायक। जीभ की स्थिति बदलने के अलग अलग, जीभ की स्थिति जब बदलती है तो उससे क्या होता है, अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न होती है। आपने ध्यान दिया है बच्चों, जब हम बोलते हैं तब अपने जीभ के 3 पार्ट यूज हो जाते हैं। पहला है जीवा का अग्रभाग, हाँ, या तो जीवा, ठीक है, फ्रंट साइड, फिर फिर उपाग्र यानी मध्य भाग, और जीवा का पीछे का भाग यानी बैक साइड। ठीक है, जब जीभ का अग्रभाग, जब बोलते वक्त जीभ का अग्र यानी आगे का भाग दांत को छूता है, और वो जो स्वर निकलता है या वर्ण निकालते हैं उसको क्या बोला जाता है, दंत्या वर्ण। समझ में आया? जीभ बोलते वक्त जीभ का आगे का पोर्शन दांत को छूता है, और वो जो वर्ण निकलता है उसको क्या बोला जाता है, दंत्या वर्ण। जीभ मूर्धा बोलते वक्त मूर्धा को छूती है, उससे क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, पीछे का भाग जब छूता है तब क्या बोला, कंठ व ध्वनिया या तो मूर्धन्य वर्ण। और जीभ का मध्य भाग, ठीक है, तालु को छूता है, मध्य भाग तालु को जब छूता है, हाँ, जीभ तालु को जब छूती है और वो उससे उसके कारण जो वर्ण निकलते हैं उसको क्या बोला जाता है, तालव्य वर्ण। समझ में आया? जीभ के 3 पार्ट हैं, अग्रभाग, हाँ, मध्य भाग और पृष्ठ भाग। स्वर स्थान करण, जब ध्वनियां निर्माण करने के दौरान कोई बड़ा अवरोध नहीं होता है तब स्वर बनते हैं। जैसे जीवा की ऊंचाई, जीवा के आगे पीछे की स्थिति, होठों का आकार, इनके आधार पर विभिन्न स्वर उत्पन्न होते हैं। जब स्थल ही उपकरण बन जाए तो अभी एग्जाम्पल देखेंगे। कंठ्य, ओष्ठ्य और नासिक्य वर्णों के उच्चारण में जीवा निश्चित रहती है। इस वक्त इन तीनों इसमें जीभ का ज्यादा उपयोग नहीं होता है। कंठ्या का पूर्व भाग पृष्ठ भाग को छूता है, इसका स्थान क्या है, कंठ, और करण क्या है, कंठ है, दोनों एक ही है। अभी ओष्ठ्या अधरोष्ठ यानी निचला होठ और उत्तरोष्ठ यानी ऊपरी होठ को छूता है, जैसे हम म बोलते हैं, बराबर। तो ओष्ठ्या ऊपर का निचला होठ और ऊपरी होठ एक दूसरे को छूता है, उसमें जीभ की जरूरत नहीं रहती है, तो इसमें स्थान क्या हुआ, ओष्ठ, और करण क्या हुआ, ओष्ठ। नासिका मूल का अधोभाग ऊपरी भाग को छूता है, तो इसमें स्थान क्या हुआ, नासिका, और करण भी नासिका। समझ में आया बच्चों? अब कौन सा वर्ण समूह कौन से इसमें आता है वो हम लोग देखेंगे, हाँ, उसका स्थान देखेंगे और करण देखेंगे। क वर्ग, आपको मालूम है ना, हमने क वर्ग च वर्ग सीखा था स्टार्टिंग में। क वर्ग में कंठ क्या रहता है, वर्ण समूह क्या है, कंठ्या, उसको क्या बोला जाता है, कंठ्या। सामान्य स्थान क्या है, कंठः, विशेष स्थान क्या है, कंठः, और करण क्या है, स्वस्थानम यानी खुद का स्थान है। अभी च वर्ग, हाँ, च वर्ग में क्या रहता है, वर्ण समूह को क्या बोलते हैं, उसको तालव्या। सामान्य स्थान क्या है, तालु, विशेष स्थान तालु, और जीवा कौन सी यूज होती है इसमें, जीवा का मध्य भाग यूज होता है। अब ट वर्ग के स्वर, इसमें इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स्वर, हाँ, इसका सामान्य स्थान क्या है, मूर्धा, विशेष स्थान मूर्धा, और जीवा का कौन सा भाग यूज किया जाता है, अग्रभाग। ठीक है, अभी त वर्ग, ट वर्ग को क्या बोला जाता है, दंत्या, हाँ, उसका सामान्य स्थान क्या है, दंत, विशेष स्थान दंत, और करण क्या है, इसका करण क्या है, जीभ का अगला भाग। ठीक है, अभी प वर्ग, इसको क्या बोला जाता है, ओष्ठया, उसका सामान्य स्थान क्या है, ओष्ठ, विशेष स्थान ओष्ठ, और स्वस्थान ओष्ठ। महर्षि पाणिनि ने वर्णों का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर किया है। तालव्य, मूर्धन्य, दंतान्य, जीवा, करणम, यानी इसमें तालव्य, मूर्धन्य और दंत के लिए जीवा क्या है, करण है, हाँ, जीवा करण है। ठीक है, जीवा मध्य न तालव्याम, जीवा के मध्य से तालव्य वर्ण निकलते हैं।
जीवोप्राग्रेण मूर्धन्यानम, जीवा के उपाग्र से मूर्धन्य वर्ण निकलते हैं, यानी जीवा के अग्रभाग से। जीवाग्रे दंतान्य, जीवा के अग्रभाग से दंत्य वर्ण निकलते हैं दांतों के समीप। और शेषा स्वस्थान करण, शेष वर्ण अपने ही स्थान को उपकरण बनाते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्वर यानी वॉवल्स। स्वयं राजयंती इति स्वराः, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो उसे क्या कहा जाता है? स्वर। व्यंजनम यानी कॉन्सोनेंट। अन्वग भवति व्यंजनम, उच्चारण के लिए जो स्वर पर आश्रित होता है उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन। उरह वृक्षस्थल यानी फेफड़े यानी लंग्स। आस्यम यानी मानव मुख, हाँ अपने मुख की गुहा या तो मानव मुख, उसको क्या बोला जाता है? आस्यम। नासिका यानी नाक। स्पर्श वर्ण, मुख के अवयवों से स्पर्श से उत्पन्न होने वाले वर्णों को क्या बोला जाता है? स्पर्श वर्ण। मानव शरीर का वाक तंत्र एक अद्भुत और वैज्ञानिक व्यवस्था है। फेफड़ों से निकली हुई वायु स्वर यंत्र, जीवा, तालु, दांत और होठ से निकलकर भाषा और संचार को संभव बनाते हैं। यह ध्वनि निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया है। वर्णोच्चार केवल व्याकरण का नियम नहीं है, बल्कि मानव शरीर रचना का एक परिपूर्ण वैज्ञानिक तंत्र है। स्थान और करण का सटीक ज्ञान ही त्रुटिहीन उच्चारण की एकमात्र कुंजी है। तो बताओ बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? आपको जो आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।